अभी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है, तो उसमें क्या क्या ऐसे मुख्य बिंदु थे जिनके ऊपर चर्चाएं हुई और जनता के लिए वो बेनिफिट वाला है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे अच्छे थे जो जनता को बेनिफिट करे, लेकिन अब का स्पेशल क्योंकि वो महिला दिन के लिए दिन ही बजट हुआ है, तो हमारे उप मुख्यमंत्री ने उसमें बहुत अच्छा महिलाओं को प्राधान्य दिया। काफ़ी सारी योजनाएं, उसमें से दो तो एक कहूँगी कि उन्होंने मुद्रांक शुल्क में अगर महिला के नाम पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं फ्लैट का, तो उस पर 1% कम लगेगा। ये बात कही ताकि महिलाओं सुरक्षित रह सके, क्योंकि अगर 1% के लिए भी महिलाओं के नाम से अगर हम फ्लैट बुक कराते तो उनकी सुरक्षितता बढ़ जाती है। घर काम करने वाली महिलाओं के लिए भी उन्होंने योजना जाहिर की कि क्योंकि उन्हें भी एक साथ लाके उन पे जो कभी कभी हम कहे अत्याचार तो नहीं कर सकते, लेकिन वो न्याय नहीं मिलता है, अन्याय होता है उनके साथ कभी कुछ घर काम, क्योंकि उनका एक संगठन नहीं होता है, इसलिए जैसे मन चाहे उनसे बर्ताव किया जाता है, तो उनको एक संगठित करके उनके लिए योजना जाहिर की है। ऐसी बहुत सी अलग अलग योजनाएं उन्होंने जाहिर की है। एक बड़ा ही सुंदर और अच्छा बजट इस बार के अधिवेशन में था और बहुत बैलेंस्ड बजट था, क्योंकि हम बहुत बड़ी आशाएं अब के कोविड के चलते कर नहीं सकते थे, पर जो भी उनके पास मौजूद है, यानी जो उनके पास सोर्सेस है, उस सोर्सेस को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डिवाइड किया। अच्छा मैडम, देख रहे हैं कि कोरोना के केस महाराष्ट्र में और देश भर में बढ़ते जा रहे हैं, तो कोरोना के लेके कुछ नई गाइडलाइन सरकार के द्वारा आपके विधानसभा सत्र में ऐसी कुछ चर्चाएं हुई थी? देखिए, स्पेशली इस पे तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर कही गई कि अगर इसी तरह से रफ्तार बढ़ेगी तो हम शायद पार्शियल लॉकडाउन से शुरू करेंगे और उसका असर देखेंगे। हालांकि वैक्सीन आए हैं और बहुत सारे लोग वैक्सीन ले भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद केस बहुत बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लोगों की लापरवाही से भी बढ़ रही है, मैं कहूँगी, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुला हम बार बार कह रहे थे कि लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना गया, लेकिन हमने कंसीडर कर लिया है कि लॉकडाउन खुला और इसलिए हमने मास्क लगाना बंद कर दिया है, सैनिटाइज़र वापरना बंद कर दिया है, ऐसी बहुत सी हमने लापरवाही शुरू कर दी है। तो वो नियम हम भूल गए हैं। एक समय था जब आप देखते थे कि हम हर 10 मिनट में अपने हाथ धोते थे, सैनिटाइज करते थे। थोड़ा 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 लॉकडाउन नहीं होने की वजह से और जैसे ही गिरावट आई केसेस में, हम लापरवाह हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए। अभी भी वक्त है, अगर लॉकडाउन को हमें रोकना है, लॉकडाउन नहीं होने देना है, तो नियम सब पालने हैं और कोई कारण नहीं कि नियम पालने के बाद भी कोरोना बढ़े। इसलिए मैं आपकी चैनल के ज़रिए लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि हम हमारे शहर में लॉकडाउन नहीं चाहते। अभी तक तो बिल्डिंगें लॉकडाउन हो जाती हैं, वहाँ बिल्डिंगें मुंबई में की है, जहाँ जहाँ पॉजिटिव केसेस आते हैं उन्होंने वो बिल्डिंग लॉक कर दी है। तो वो नौबत हमारे यहाँ शहर में नहीं आए, ये सब हमारे यहाँ रहने वाले लोगों के हाथ में है। प्लीज़ नियम पालिए और इस लॉकडाउन को ज़रूर टालिए। अच्छा, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है मैडम, लेकिन अगर सपोज़ करिए कि कोरोना की वजह से फिर से लॉकडाउन हुआ, तो आप एज ए आमदार यहाँ की विधायक होने के नाते क्या ऐसी तैयारी आपने करके रखी है कि लॉकडाउन हुआ तो आप मार्केट में फिर से वो फैसिलिटीज़ लेके आ सकते देखिए, जैसे पहले लॉकडाउन में काम चला, हमने घर पहुँच चीज़ें पहुँचाई। उस समय मैंने तो बल्कि सब्जियां भी नासिक से मंगा के लोगों के यहाँ पहुँचाई। तो अब उसी में से, हालांकि हर एक घर में वो मैं अकेली नहीं पहुँच सकती, दवाइयाँ तब हमने पहुँचाई थी, हमने सब्जियां पहुँचाई थी, हमने अनाज पहुँचाए थे, हमने टिफ़िन्स बांटे थे, हमने क्वारंटाइन सेंटर में टिफ़िन भेजे थे। अब उसमें से वही सारी चीज़ें वापस करेंगे, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि कहीं एक लॉकडाउन ना लगे, ये सबके हित में है, क्योंकि हम उनको दवाइयाँ पहुँचा सकते हैं पर उनकी नौकरियाँ जो खतरे में पड़ सकती है, उन्हों काम धंधे खतरे में पड़ सकते हैं। आप रोज़ बरोज़ रिक्शा देखिए, रिक्शा वालों को काम धंधे नहीं मिलेंगे, बाकी सारी ऐसी सारी बहुत सी चीज़ें हैं वो हम नहीं दे पाएंगे। हम थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन मुसीबतें बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर लॉकडाउन आती है तो मैं फिर कहूँगी कि लॉकडाउन ना आए, ऐसी स्थिति ना आए। हम हमारी तरफ से पूरी मदद करेंगे। मैंने कहा ही, मैं आमदार हूँ और एज अ कॉमन पर्सन भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे समय में मैं लोगों को मदद करूँ और मेरे से जो पॉसिबल होगा वो सभी मदद होगी। लेकिन उसके बावजूद परिस्थिति सुधरेगी नहीं, परेशानियाँ कम होगी नहीं।
तो वो परेशानियाँ न आए उसी के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। अच्छा मैडम, विधानसभा सत्र में इस बार देवेंद्र फडणवीस जी ने सचिन वाजे को लेकर काफ़ी सारी टिप्पणियां की, बहुत सारे आरोप लगाए, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए मुझे लगता है कि हमारे गृह मंत्री बार बार ये कह रहे थे कि तहकीकात करके जो भी होगा, यानी अगर वो गुनहगार है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, और अगर वो निकल आता है ऐसे ही तो ठीक है। अब किसी के संबंध 5 बार या 10 बार फ़ोन करते हैं तो ये साबित नहीं हो जाता कि कल्प्रिट है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि गुनहगार की जो तहकीकात होनी चाहिए, अगर वो गुनहगार पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि हम हमारी राजनीति में किसी निर्दोष व्यक्ति की जान ले। तो एक व्यक्ति ने जान खोई है, बहुत दुख की बात है। मैं उनकी वाइफ से मिल के आई हूँ और बड़ा दुखी परिवार, और नेचुरली अपने परिवार का मुखिया अगर जाता है तो पूरा परिवार दुखी होता है। अभी उनकी उम्र ही क्या थी, तो वो दुख भगवान किसी को ना दे और उनके परिवार को इतनी शक्ति दे कि वो दुख को वो उसके साथ कर पाए। लेकिन फिर कहूँगी कि राजनीति के चलते किसी की बेगुनाह की जान नहीं जानी चाहिए, बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। गुनहगार को बिल्कुल उसकी उचित सज़ा मिलनी चाहिए। आखिरी सवाल यह है कि आप विधानसभा सत्र में गई तो आपने मीरा भाईंदर शहर के लिए ऐसा क्या विशेष वहाँ पे मुद्दा उठाया कि मीरा भाईंदर शहर फिर से और अच्छी तरीके से डेवलप हो सके? देखिए, बदकिस्मती से मेरी तैयारी बहुत थी। मैं अपने लिए हॉस्पिटल मांगने गई थी। हमारे लिए जो डीम कन्वेंस में आ रही मुसीबतें, उसकी वजह से जो हमारी डिप्लॉयड बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जो आ रही है मुसीबतें, उन सब मुद्दों को लेके मैं गई थी। हालांकि मैंने मेरे निवेदन सबको लिखित दे दिए, लेकिन 2 दिन हाउस नहीं चला। हाउस में बहुत धमाल थी और उनको बार बार एडजर्न करना पड़ा। मुझे लगता है मुश्किल से 3 या 4 घंटे बजट पे चर्चा हुई, तो उसमें भी हमारे सीनियर नेता ने बहुत बोला, लेकिन मेरी मांगे ज़रूर थी। मैं हॉस्पिटल को प्रावधान देना चाहती थी, और उसके लिए क्योंकि आज हमारे पास कोविड के चलते हमारे पास आईसीयू तैयार हो गए हैं, हमारे पास बाकी सब फैसिलिटी काफ़ी सारी हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, और सबसे बड़ा हॉस्पिटल डॉक्टरों से बनता है। हमारे यहाँ डॉक्टरों की जो अपॉइंटमेंट है वही अभी तक हुई नहीं है, और अभी भी एक असमझ की स्थिति बनी हुई है। ये कॉरपोरेशन देखेगा, ये राज्य सरकार देखेगी। तो उस बात को स्ट्रीमलाइन लाने के लिए मेरा पहला मुद्दा ये था कि हमें हॉस्पिटल की कितनी ज़रूरत है, हमें बाकी के जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ जिसकी ज़रूरत है। अभी मैंने कहा कि यूएलसी क्लियर नहीं है तो उसके रीडेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, एनए क्लियर नहीं, जबकि 30 साल पहले ऐसा कुछ था नहीं। स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का हमारे यहाँ बहुत बड़ा श्राप लगा है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करनी थी जो नहीं हो पाई। कुछ मांगे थी डेवलपमेंट के लिए, हमारे यहाँ कुछ अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सेंटर चालू कराना था। महिलाओं के लिए एक अलग से मांग रखी गई थी, हालांकि मैंने लिखित सब स्वरूप दिया। हमारे यहाँ 9 बड़ी झुपड़पट्टियाँ हैं, छोटी छोटी चालियाँ हैं, लेकिन आज भी उनकी लीगैलिटी को लेके एक क्वेश्चन है। आप देखेंगे हर बार उनको थोड़े दिन हुए कि नोटिस दे देते हैं, और फिर कुछ ऐसे तत्व हैं जो उस नोटिस के बहाने उनसे पैसे उगलते हैं। तो मुझे वो उसके लिए एक परमानेंट, उनको भी एक पहचान पत्र मिले, फ़ोटो पास जैसे मुंबई में दिए गए हैं एसआरए के लिए, उस बात की भी मैंने, हालांकि मैंने राइटिंग में सभी मांगे दी, लेकिन उस समय मुझे हाउस में ये सब मांगे सबके सामने रखनी थी, जो मौका मुझे नहीं मिला। मैं अपने निवेदन कंसर्न मंत्रियों को दे आई हूँ। अब फॉलोअप करके कितना जल्दी वो हो सकता है उसके बारे में मेरा प्रयत्न ज़रूर रहेगा, और मैं जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि भले ही वहाँ हाउस में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने राइटिंग में कंसर्न मंत्रियों को अपनी अपनी चीज़ें दी है, और बहुत जल्दी वो सब चीज़ें यहाँ आ जाएगी।